You can ask doubt और you can comment. तो इसमें कमेंट बॉक्स भी है, तो चैट पे भी, और वो तो वैसे ही सुनाई देगा। चलो एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं टुडेज डाउट सेशन। सो 2 इक्वल, और आंसर्स नोट कर लेना, इसके बाद में मुझे सेंड करना है। 2 unequal charge Q1 Q2 are separated by distance r. If the space between them is filled with a dielectric material of relative permittivity itna, the net force experienced by Q2 will be less than F naught ही होगा. It is very easy. Greater than तो कभी नहीं हो सकता, तो I hope it will be less than F naught. ठीक है, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. किसी को डाउट है, यू कैन आस्क. Two identical metal spheres are charged with 10 and minus 20 unit of charge. If both the spheres are first brought into contact with each other, then placed at their previous separation, find the ratio of the force. ये भी easy है ना. पहले केस में फोर्स कितना होगा, यहीं पे ट्राई करता हूँ, अगले पेज पे ही ट्राई करता हूँ. We have a space, पहले यहीं पे लिखता हूँ. तो पहले केस में जो 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं 10 और माइनस 20 चार्ज, तो पहले केस में फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F, है ना. तो F1 इसको लिख लेंगे, F1K, and 10 into 20, 10 into 20 divided by डिस्टेंस का इसका. एक मिनट, मैं पीछे टीचर्स को शाम करके आता हूँ, बच्चों को शाम करूँ. So this is 10 into 20 divided by r square. ठीक है. अच्छा, फिर इनको टच करके फिर इनको देन द रेशियो ऑफ द फोर्स. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, F2 टच कर दिया तो कितना होगा, 10 20 10 5 5 हो जाएगा. तो K इंटू 25 का स्क्वायर, K इंटू नहीं 5 इंटू 5 25, सॉरी 25 आर स्क्वायर. तो ये जो फोर्स है, सेल्फ ज्वाइन हो गया कोई. ये जो फोर्स है F1 और F2 का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 200 डिवाइड बाई 25, दैट इज 8:1. 8:1. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इट इज अ लिटिल बिट गुड सवाल, अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले जो केस में है फोर्स अट्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड बाद में जो फोर्स है वो कौन सा होगा, रिपल्शन होगा. तो रेशियो -8:1 कर सकते हो तुम. -8 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो आई थिंक ए इज करेक्ट आंसर. किसी को अगर इसमें डाउट हो, यू कैन कमेंट और यू कैन स्पीक. आवाज भी मुझे आ रही है, साउंड ऑन कर रखा मैंने. यू कैन स्पीक एंड कमेंट, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. यू कैन कमेंट और स्पीक इफ देयर इज डाउट, ठीक है. आई होप कि इस बार टेस्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, टाइम का इधर उधर हो गया था सुधीर सर की क्लास को मैनेज करने की वजह से. तो नेक्स्ट टाइम शायद टाइम फिक्स रहेगा, मगर संडे को ध्यान रखा करो कि इधर उधर टाइम हो सकता है. तो मस्ट पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, must, that is very very important, क्योंकि टेस्ट is very very important. A common concept of charge is given. Select odd statement. Charge gained by uncharged body by conduction from charged body is equal to the half of total charge initially present. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है चार्ज गेन बाय अनचार्ज बॉडी
by conduction equal, ये जरूरी नहीं, magnitude of charge does not increase with velocity, ये तो मैंने पूछा भी था शायद, क्लास रूम क्वेश्चन था ना, आई होप कि बी सही था, चेंज चार्ज, अच्छा ये बी सही था, कमेंट करो ये बी सही है ना, शायद क्लासरूम में डिस्कस किया था मैंने, आई होप, ओके, यू कैन कमेंट और स्पीक। सर वापस समझाओ, रिकॉर्ड कर दिया खुश पटेल, रिकॉर्डिंग चल रही है तो वापस यूट्यूब पे दोबारा देखना है ना, क्योंकि ये सब सवाल हो चुके हैं। थर्ड का मुझे कोई आंसर के बारे में कमेंट करे, क्योंकि सेकंड देखो, फर्स्ट तो बहुत इजी है, सेकंड टाइप का सवाल तो मैं 3-4 सवाल पहले भी ले चुका हूँ। प्रियांशी, हाँ, ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट, ओके, ए इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, चार्ज गेन बाय थर्ड का, प्रियांशी यू आर कमेंटिंग अबाउट थर्ड क्वेश्चन, charge gained by uncharged body by conduction from a charged body is equal to half of the total charge present। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट तब सही है जब आइडेंटिकल स्फीयर है, तो A is not correct, C magnitude of charge does not, सॉरी select the odd statement, odd मतलब wrong चूज करना है, ओके, तो ए ऑड है, ओके, ऑड स्टेटमेंट, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सही ढूंढने लगा, यस, ए एंड सी, ओके, आई थिंक ये पहले भी डिस्कस कर चुका था मैं क्लासरूम्स में, ठीक है, तो कोई छूट गया तो टेंशन की बात नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीधे अपलोड कर दूंगा, अपलोड अभी आज मैं स्कूल में हूँ तो शायद शाम तक अपलोड कर दूंगा, सूरत पहुंच के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सूरत पहुंच के अपलोड कर दूंगा, ऑड स्टेटमेंट, यस आई थिंक दिस इज नॉट ओके। तो अपनी अगर गूगल मीट पे भी क्लास होगी तो सारी अपलोड हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल द थिंग्स, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया, देन फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट 4, 5, 6 डाउनलोड, एक सेकंड, ठीक है, वेट अ सेकंड, हाँ, वेट अ सेकंड, क्या कर रहा है, आई शुड मिनिमाइज दिस, यस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आगे ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको बगल में कर लेता हूँ, ओके, और व्हाट्सएप को उधर ओपन करो, नाउ चार्जिंग बाय रबिंग, charging by rubbing friction does not create electricity because a charge produced is very small magnitude, charge produced is not free charge, charge produced cannot made flow through the conductor, charge is conservative in nature, charge by rubbing does not create electricity because charge is conserved in nature, charge conserve होगा, charge is conserved in nature, है ना, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अ स्मॉल टेनिस बॉल नेगेटिवली चार्ज, देन विच ऑफ दीज इज ट्रू, इट्स स्मॉल टेनिस बॉल नेगेटिव चार्ज, देन विच ऑफ द इज ट्रू, इट्स मास इंक्रीज, इट्स चार्ज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, सॉरी मास भी इंक्रीज करेगा, इट्स मास इंक्रीज
और mass tennis ball negative charge, its charge is q is equal to ne. yes, वो तो हमेशा ही होता है. it moves with larger velocity through air. no, ये गलत है, velocity change नहीं होगी. charge is found uniformly distributed over its entire surface. अगर स्मॉल हाँ स्मॉल टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल इंसुलेटर होता है, शायद टेनिस बॉल इंसुलेटर होता है, तो सरफेस पे नहीं. अगर कंडक्टर होता तो सरफेस पे होता. तो नेगेटिव चार्ज है, मास इंक्रीज करेगा और इसका चार्ज q इज इक्वल टू एन ई तो होगा ही होगा. कोई भी चार्ज q इज इक्वल टू एन ई तो होता है. आई होप इसका ए और बी सही है. A plane mirror is moving with velocity 4 I cap plus 5 j cap plus 8 I cap. Plane mirror. So is moving with velocity 4 I cap plus 5. So just draw the plane mirror. Wait a second. ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं फालतू टाइम पर बर्बाद करता हूँ. सपोज ये प्लेन मिरर, मुझे प्रेजेंटेशन, आई हैव अ प्लेन मिरर. बहुत हो गया. सो दिस इज माय प्लेन मिरर एंड लेट इट पॉलिश इट. एंड अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद 4 आई कैप. तो इसकी जो वेलोसिटी है 4 आई कैप है, 4 इस डायरेक्शन में है, एंड 5 जे कैप 5 इस डायरेक्शन में है. 4 5 एंड प्लस 8 कैप. ऊपर की तरफ 8 है. ऊपर की तरफ 8 है. 8. The point object in front of the mirror moves with velocity 3 I cap plus 4 j cap. अच्छा, इसमें एक point object है. A plane mirror moving with velocity 4 I cap plus 5 j cap plus 8 4 I cap plus 8 k cap. And a point object of a mirror moves with velocity 3 I cap, 3 I cap and 4 j cap and 4 j cap and 5 k cap plus 5 cap. ठीक है, प्लस 5 k cap इस तरह से मूव कर रहा है. 3 I cap plus 4 j cap. Here k cap is acting normal to the plane of mirror. The velocity of the image की velocity बतानी है. ठीक है, तो image की velocity बतानी है. इसमें जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यानी इसकी मिरर की इस वाली वेलोसिटी से मतलब नहीं है, है ना. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये इसके पैरेलल वाली वेलोसिटी से. तो जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है उसका मिरर की वेलोसिटी से भी मतलब नहीं है. आई थिंक वही रहेगा 4 j cap प्लस 5 k cap, है ना. And this should be अगर इसकी इमेज की वेलोसिटी है, इमेज उतनी डिस्टेंस से, लेट्स ये इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ठीक है, मिरर की वेलोसिटी अगर मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर की सरफेस के अलोंग कोई मतलब नहीं है. मीनिंग मिरर की, तो मिरर की सरफेस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? ये तो 4 ही होगी, ये 5 होगी. ठीक है, तो जे कंपोनेंट 4 होगा. एक मिनट, जे कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज 5, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल, जस्ट अ मिनट, दिस कंपोनेंट विल बी 4 एंड दिस इज जे कंपोनेंट. -4 नहीं होगा,
4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8, ये तो मिरर की वेलोसिटी है। मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मिरर के सरफेस के अलावा तो कोई मतलब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं, फिर आंसर चेक करूंगा। 4 और ये कंपोनेंट तो 5 ही होगा, ठीक है, इसी से आंसर तो चेक हो जाएगा, ठीक है। जे कंपोनेंट 4 होगा और के कंपोनेंट 5 होगा। तो के कंपोनेंट, जे कंपोनेंट -4 तो नहीं होगा। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप 8 कैप, द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर मूव्स विद वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो, इसमें के कंपोनेंट यहां पर एक एग्जैक्ट आंसर निकाल देता हूं, ठीक है। ये 5 कैप जो मिरर के पैरेलल होगा, 5 के कैप और 4, इस तरह से। उसके बाद इसके अलॉन्ग वाली देखो, तो मैं कह रहा था आंसर तो इसी से चेक हो जाएगा। 4 जे कैप प्लस वाला होगा, तो आंसर तो कोई मैच नहीं करेगा। फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ, आंसर आई थिंक मैच नहीं करेगा, ठीक है, वो मुझे अभी लग गया। फिर भी मैं निकाल दूंगा, एक्स कंपोनेंट डिफरेंट होगा, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट में फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के पैरेलल तो सेम होता है, अगर मिरर मूव भी कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर के पैरेलल है ना, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी से मतलब नहीं है। मिरर के परपेंडिकुलर देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 4। मिरर की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, दैट इज 3, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी हो गई, दैट इज 4। कुछ मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज बताना, ठीक है। आई थिंक यस, आई होप आई एम करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 इस डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इस डायरेक्शन में 4। इज इट क्लियर? So velocity of image is -4, ये हो जाएगा, दिस इज -1 + 1 5। तो इमेज की वेलोसिटी आ रही है 5, इसका मतलब होगा दिस विल बी आई कैप जे कैप, दिस इज जे कैप इधर होगा, yes, I hope I am correct। 4 5 8 I j cap और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 3 4 3 I cap 4 एंड 5 k cap, ठीक है। तो ये वाली तो 4 और 5 k cap तो सेम रहेगी, ओनली j cap विल बी, इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी j cap विल बी 5 j cap। आई होप कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, तो दिस विल बी अ बोनस क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बाकी किसी को डिफरेंट लगता है तो बताओ। इमेज की वेलोसिटी हम लिखेंगे, इमेज की वेलोसिटी लिखेंगे, वेट अ सेकंड, 3 I cap प्लस 4 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस प्लस 5 J cap 5 J cap, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, मैंने सबसे सही लिखा ना मिरर की वेलोसिटी, हाँ। और K कैप में कितना हो जाएगा, K कैप में सेम रहेगा, प्लस
प्लेन मिरर मूव, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट 5k कैप, 5j कैप भी आएगा और 5k कैप भी आएगा। दिस विल बी द आंसर। तो ऐसा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, तो दिस विल बोनस मार्क्स। अगर किसी को डिफरेंट लगता है तो प्लीज कमेंट और मुझे कहीं पे, इसीलिए तुमको बिठाया मैंने। ओके, चेक इट प्रॉपरली कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, मेरे से गलती हो सकती थी, दैट्स व्हाई आई एम गूगल मीट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बोनस होगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस, दिस इज बोनस। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 4 मोर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्लीज कमेंट अगर तुम्हें कोई कहीं पे मिस्टेक लगती है तो चेक कर लो, मेरा भरोसा मत करो। एक दो और डाउनलोड, 7, 8, 9, 10। Seven, 8. Seven, 8. So please comment about the, now question number 7, 8. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. An object is placed at focus before the convex mirror. तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? ऑब्वियसली अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होगा तो फर्स्ट विल मैच विथ focus, an object is placed at focus before a convex mirror. तो ऑब्वियसली इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, दिस फर्स्ट वन, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज विल बी इन्फिनिटी। और इमेज का साइज कितना होगा, है ना, इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होगा? कॉन्वेक्स में -v/u। तो आई थिंक फर्स्ट तो ए से ही मैच करेगा, तो फर्स्ट से ए वाला कितना है? एक ही है जो फर्स्ट ए से मैच कर रहा है। इसमें बहुत आसान था वैसे टिक लगाना, फर्स्ट तो ए से ही मैच करेगा, फॉर फर्स्ट ए से मैच करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। An object is placed at the center of curvature before the concave में, बहुत आसान सवाल था। तो मैग्निफिकेशन +1 हो जाएगा, सेकंड सी से मैच करेगा, सेकंड सी से मैच करना चाहिए। सेकंड मैग्निफिकेशन, ये मिरर है ना, तो मिरर का मैग्निफिकेशन आई थिंक -v/u होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो v भी नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन शुड बी, है ना, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज शुड बी -1, दोनों नेगेटिव होंगे। तो सेकंड डी से मैच करेगा, सॉरी। तो हाँ, यही लग रहा है, ये फालतू का है। तो दो चीज़, फर्स्ट ए से मैच कर रहा है, उसी में तुमने आंसर दे दिया। कुल मिला के ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट ए तो और किसी में है ही नहीं, तो सेकंड डी से मैच करेगा, फिर आगे हो गया। तो ये फालतू का सवाल था, मतलब बहुत कम टाइम में एग्जैक्टली मैचिंग टाइप को, तो जब भी मैचिंग टाइप से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो सचमुच में ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, मगर जब उसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो हद से ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि गेस करना बहुत आसान है। थर्ड वाला देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द फोकस बिफोर द कॉन्केव मिरर। थर्ड वाला सी से मैच, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर
एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस बिफोर कॉन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस बिफोर कॉन्केव मिरर। ना ना ना, गलती हो गई, फर्स्ट वाला सही नहीं है। वही तो मैं, एक सेकंड, वेट 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 वेट, ये तो मैंने कंफ्यूजन हो गया, ये तो कॉन्केव से कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर द कॉन्केव मिरर। अगर कॉन्केव मिरर के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तब इमेज इन्फिनिटी पे होती है, तो थर्ड का ए होगा, थर्ड का ए होगा। तो थर्ड का ए वाला सही है। तो थर्ड का ए किसमें है? थर्ड का ए इन दोनों में है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं, थर्ड का ए होगा। फर्स्ट का फिर क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो देख लो, तो अगर कॉन्वेक्स में फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे नहीं होती है, यू कैन चेक इट। सपोज करो ये मैंने गलती से कर दिया था, देखो अगर कॉन्वेक्स में फोकस पर हो, टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, रफली सॉल्व करो, टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, रफली सॉल्व करो, और ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। तो टेक दिस ऑब्जेक्ट, और ये रखा है फोकस, फोकस के बराबर डिस्टेंस, ठीक है। इसका फोकल लेंथ भी कितना होता है? अगर इसका फोकल लेंथ लिखोगे तो फोकल लेंथ इसका कितना होता है? प्लस एफ, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? तुम लोग में से कमेंट नहीं कर रहा है ना, माइनस वी अपॉन यू, तैयारी नहीं की थी मतलब। यू की वैल्यू माइनस एफ के बराबर है, वी की वैल्यू निकालते हैं, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अलग एक फॉर्मूला यूज करके। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ। कमेंट करके बताओ तो सही है मैं कौन सा फॉर्मूला यूज, इसलिए तुम लोगों को लाइव किया है। ये मैं ये प्लस होगा, सॉरी, मिरर में प्लस होता है और लेंस में नेगेटिव होता है, जैसे ये बहुत गलती होती है, ये तो मत करना। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस एफ हो जाएगा, और इसकी फोकल लेंथ प्लस एफ है, ठीक है। इसीलिए मैं अकेले सवाल नहीं करता, लाइव पे करता हूँ। लाइव पे अब तक गलत, प्लीज बताओ यार, तुम लोग शांत बैठे हो, तो ये थोड़ी छोटी मोटी बीच की मिस्टेक तो बताओ। तो v की वैल्यू 2/f हो जाएगी, आई होप। सो ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस अब मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन निकालना नहीं, ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। कितना होगा वो देख सकते हो, मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस में कितना होगा? मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा, तो माइनस v की वैल्यू तो प्लस f/2 आ गई है ना, और हाँ माइनस f/5, यस। तो अच्छा सा, तो इसमें जो आंसर आएगा कितना आएगा? प्लस 0.5। तो फर्स्ट का जो है मैचिंग है, ये सेकंड है, फर्स्ट का जो मैचिंग है, ठीक है, वो कितना होगा? पॉइंट में फर्स्ट का बी होगा, तो फर्स्ट का बी ये मैच कर रहा है। सेकंड का क्या था? डी था, सेकंड का डी हो गया। फोर्थ का देखना है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस ए सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो -1 तो नहीं होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ का देखना पड़ेगा, फोर्थ का ए बी सी डी ई। अच्छा हाँ, फोर्थ की वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली फोर्थ की ये वैल्यू भी है, मैं तो भूल गया, फोर्थ की वैल्यू आएगी। तो फोर्थ की वैल्यू इसमें दे रखी है, निकालो। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ई भी दिया हुआ है, मैंने ई को देखा ही नहीं। फोर्थ में निकाल लो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसी से निकाल सकते हो, कॉन्वेक्स है ना, प्लेस एट द फोकस, प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर द कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, बस इसी में चेंज कर दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करोगे? इसको आर के बराबर कर दो,
आर के बराबर कर दो। तो बस वही सब सेम सेम चीज़ें हैं। यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस आर के बराबर हो जाएगी। यू की वैल्यू माइनस आर के बराबर हो जाएगी। माइनस आर का मतलब माइनस टू एफ हो जाएगा। माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस टू एफ। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन करिए, तो ये हो जाएगा 1/u। ठीक है, आई होप ये वही आएगा जो तुम समझ रहे हो। सो 1/v इज इक्वल टू, इसको 2/2f कर देना प्लस 1, 3/2f। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2f/3। और यहां पे फिर u की वैल्यू भी -2f हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। v की वैल्यू 2f/3 हो जाएगी। और u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -2f। ओके, तो आंसर की वैल्यू 0.33 के बराबर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला आंसर सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर सही, मतलब दिखने में छोटा लग रहा था मगर इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अगर तुमने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स तो डाउट होंगे तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट वन 7, 8 number, variation of angle of deviation versus angle of inclination, the value of refractive index of the prism। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि मिनिमम डेविएशन पे ये दे रखा है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो मिनिमम डेविएशन के लिए, तो अगर जिसको थ्योरी याद होगी, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सब पढ़ा है, मेरा काम पूरा हो गया। अगर जिसको फॉर्मूला याद होगा तो उसी हिसाब से मैं डिस्कस भी करता हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पर बेसिक वाला याद है कि मिनिमम, एक्चुअली में शायद तुम्हें फॉर्मूला ना याद हो। जैसे अगर मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होगा, मगर ये चीज़ अगर याद रहेगी कि मिनिमम डेविएशन में आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, तो फिर तुम सब कर ले जाओ। ठीक है, यहाँ से जाओ, एंटर करो, एंटर करो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। नॉर्मल को मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं जो पहले वाली चीज़ें हैं वो कर लेता हूँ, जो पहले इसके फॉर्मूला लगाने से पहले करनी होती है वो कर लेता हूँ। सीरियस, याद है? याद है क्या? याद है, याद है जब हमने ये पढ़ा था, पुराने वीडियोस जाके रिवाइज करना, कि इसमें R1 + R2 एंगल ऑफ प्रिज्म होता था। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसने खुद ही दिया है आई की वैल्यू आर के बराबर। खैर ये बहुत आसान है, सॉरी मैं फालतू का दिमाग लगा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, आई और आर तो पता है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट टाइम से ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम से इसके बाद टेस्ट होने के बाद भी तुम सोल्यूशन भेजा करो, तो शायद सोल्यूशन डिस्कस करके टाइम कम लगे, तुम्हारा सोल्यूशन भी दिखा सकता हूँ। जो लोग सोल्यूशन भेजते हैं संडे को, है ना, वो लोग सोल्यूशन भेजा करो। नेक्स्ट टाइम से यू कैन सेंड द, बाद में भी सॉल्व करके सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो फालतू में इतना एक टर्न बर्बाद नहीं होगा पूरा डिस्कस करने में। खैर, तो यहाँ पर ऐसे लाइट रे है। अब तो 2 ही क्वेश्चन रह गए। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये R1 होगा। ठीक है, तो अगर हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू,
तो हम क्या करेंगे, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन r1। एज यूजुअल मुझे फॉर्मूला याद नहीं है और मुझे फॉर्मूला रखना भी पसंद नहीं है, तो मैं बेसिक से करूँगा। साइन i की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है, तो 1 साइन i की वैल्यू 45 डिग्री रख देता हूँ। म्यू हमें फाइंड करना है, r1 के साथ लोचा है साइन r1, ये लोचा है, इसका क्या करूँ मैं, r1 मुझे और चाहिए, इसने ये वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, यानी इसने मिनिमम डेविएशन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखी है, वेरी गुड। तो लोचा खत्म हो गया, यानी डेविएशन मिनिमम तो खुद ही दे रखा है इसने। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, आई थिंक याद होगा बेसिक वाला, आई प्लस ई माइनस आर, आई प्लस ई माइनस आर, और तुम्हें आई होप अगर थ्योरी याद हो तो आई और ई बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस आर, आई प्लस ई, आई थिंक यही तो था, आई प्लस ई माइनस आर, माइनस ए होता है कि आर होता है, जिस बताओ यार, कोई माइनस ए होता है कि आर होता है, आई प्लस ई माइनस ए, कमेंट फास्ट, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए या माइनस आर, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजन की वैल्यू क्या होती है, -2r। तुम लोगों को नहीं आता मतलब कुछ भी, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई बता भी नहीं रहा, मैंने पढ़ाया फिर भी नहीं आता। आई प्लस ई -2r, आई प्लस आर इधर से कैसे निकालते हैं, बेसिक वाला याद होती है, आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर, तो आई प्लस ई -2r, ठीक है, याद करो, रिवाइज करो, सब रिकॉर्डेड है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। नीदर यू आर कमेंटिंग नॉर, आई थिंक तुम्हें याद नहीं होगा, और क्या समझू, आई प्लस ई माइनस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, इसमें ये भी बराबर होता है 45 डिग्री, और जिसको याद नहीं है सारी चीजें उसके लिए तो सोल्यूशन बेकार ही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेविएशन का एंगल 30 डिग्री दे रखा है, -2r की वैल्यू निकालना, सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा, तुम पहले सॉल्व करोगे इसको, मतलब ये असाइनमेंट भी हो जाएगा संडे का, जो लोग टेस्ट नहीं दे पाते उसको असाइनमेंट की तरह करेंगे, 90 डिग्री -2r, सो इधर से सॉल्व करेंगे तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से सॉल्व करेंगे तो 2r की वैल्यू आ जाएगी 90 - 30 60, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब r की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 एंड म्यू साइन r, r1 r2 बराबर होता है साइन r sin 30 इज 1/2, सो म्यू विल बी √2, है ना, म्यू विल बी √2, यस, द आंसर विल बी B। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, द आंसर इज B, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, गुड वन, इसको पूरा थ्योरी लगेगा। नाउ द लास्ट two questions, last two questions, ये हो गया, लास्ट 2 ये वाले, 9th and 10th, लास्ट 2 क्वेश्चन। चलो
लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। Now, a fish looking through a water sees the outside world contained a circular hole if the refractive index of water is 4/3 and fish is 12 centimeter below the water, the radius of the circle is. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये TIR का क्वेश्चन है। फिश, ये सपोज करो अ फिश होल्डिंग अप, एक यहां पर नीचे फिश है, विजुलाइज करो इसको। तो यहां पर एक फिश है, जस्ट मेक अ फिश, ठीक है। आउटसाइड द वर्ल्ड कंटेन अ सर्कुलर होल, इतना। तो बेसिकली जो लाइट रेज होती हैं, है ना, लाइट रेज वो बाहर से अंदर आती है। तो एक लाइट रे होती है ग्रेज वाली, ग्रेजिंग लाइट रे। अगर मैं लाइट रे बनाता हूँ, सो दीज आर सरफेस के अलॉन्ग जो करती ग्रेजिंग लाइट रे, दिस इज ग्रेजिंग लाइट रे, ठीक है। ये ग्रेजिंग लाइट रे अंदर आएंगे, और भी अंदर की लाइट रे आएंगी, ग्रेजिंग वाली अंदर आएगी। तो इसके मतलब सारी जो लाइट रेज है पूरी पूरे मतलब पूरा ऊपर, ये तो पानी है ना, अगर ये फिश को देखना है तो ये पानी हो गया। वेट अ सेकंड, पानी रे पानी, जस्ट वेट सेकंड। ये पानी लग रहा, तो इस तरह से पानी है। चलो, ये अजीब सा लग रहा है मगर पानी लग रहा है फिलहाल। तो ये पानी, ठीक है। तो ये पानी के ऊपर जो और भी लाइट रेज आएंगे, ये ऐसे लाइट रे अंदर आएंगे, ये सब फिश की आइज में जाएंगे। ऐसी लाइट रे फिर चारों तरफ से आएंगे। अच्छा भाई, हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, इस तरह चारों तरफ से लाइट रे आएंगी। तो ये जो ये लाइट रे ऐसी, और भी बीच में बहुत सारी लाइट रे होंगी, और भी लाइट रे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लाइट रे ग्रेस करेगी उसका ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एंगल 90 डिग्री होगा। और जो लाइट रे अंदर एंटर करेगी वो करेगी क्रिटिकल एंगल पे। आई थिंक TIR याद आता होगा तुम्हें। TIR अगर तुम्हें याद है तो ग्रेजिंग लाइट रे कितने एंगल पे एंटर करेंगी? क्रिटिकल एंगल पे एंटर करेंगी, ठीक है। तो ये केस है। द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये सब लाइट रे इधर से भी आएगी, इधर भी ग्रेस करेगी, इधर भी ग्रेजिंग वाली होगी, मैंने दिखाया नहीं, ग्रेस करके अंदर आएगी। इधर और भी लाइट रे होंगे, ऑल लाइट रे मूव इनसाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पैच होगा जिससे लाइट रेज अंदर आएंगे। दिस इज अ पैच जिससे लाइट रे अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस, लेट मी टेक अ प्रॉपर कलर। इस सर्कल का रेडियस कितना, ठीक है। तो रेडियस ही पूछा है इसमें, और कुछ नहीं। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? यहाँ से ये एंगल C के बराबर है तो ये भी एंगल C के बराबर होगा।
आई होप ये दिख रहा है। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 12 सेंटीमीटर, दिस वाइट लाइन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, हम क्या करें इसमें रेडियस निकालने के लिए, वी कैन यूज tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर r अपॉन बेस। सो ये आएगा r इज इक्वल टू 12 tan c। ठीक है, मगर tan c तो हमें पता नहीं होता, sin c पता होता है। आई थिंक तुम्हें पता होगा sin c क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये तुम्हें याद आता होगा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। 4/3, तो sin c की वैल्यू हो जाएगी 3/4। sin c की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी, नाउ यू कैन फाइंड द रेडियस नाउ। तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 12 tan c। तो 12 tan c, tan c अगर sin c 3/4 है तो tan c कितना होगा, यू कैन फाइंड sin c is 3/4। This angle c, this is 3, this is 4, this will be 4 का स्क्वायर 16 minus 9। I hope you understand Pythagoras theorem। 16, 4 का स्क्वायर 16 minus 3 का स्क्वायर 9, this will be √7। I hope you understand। तो tan c कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आ गया √7। (36/√7)। Yes, I got it. Yep, 36/√7। Yet, okay. I hope you understand. This is a good one. This question was good one. तो जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ा था वो इसको रिवाइज कर लेना, नहीं इसके थ्रू रिवाइज करना, तो बाकी लोग फ्यूचर में भी देख सकते हैं। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय चैनल। सो अभी जो भी गूगल मीट पे भी क्लास होगी, अपनी क्लास कहीं भी हो तो अपलोडेड तो होगा ही, कि फ्यूचर में तुम देख लो इसको। ठीक है, सो अब मैं इसको गायब करता हूँ। क्लियर ऑब्जेक्ट सारे हो गए। And the last one, last one, 10th one. Here's the question. Wait, क्या कर दिया, हाँ इसको गायब करते हैं तो मेन चीज़ ही गायब कर देंगे। Next, a child can adjust the focal length of his eye lens between 513 to 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 513 to 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं एक आई लेंस बना देता हूँ। आई लेंस क्या बनाऊंगा, एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, ये गोला है। तो इस गोले को आई लेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो चाइल्ड एडजस्ट कर सकता है 513 to 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ दिस
यानी मिनिमम जो मैक्सिमम फोकल लेंथ 513 है, यानी मिनिमम स्ट्रेन, मिनिमम बेंडिंग, मैक्सिमम फोकल लेंथ। तो जहां पर उसको रिलैक्स्ड आई होंगी, है ना, रिलैक्स्ड आई विल बी रिलैक्स्ड, तो वो इंफिनिटी डिस्टेंस के लिए होंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज, ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना कितनी होगी, 513 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो तो सीधे फोकस पे फोकस करता है। ये सेम डिस्टेंस होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो फोकल लेंथ सीधा होती है, तो फोकल लेंथ विल बी 513 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो आइज की फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है ना, और तब जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पर ही कन्वर्ज होती है। तो सेम आई लेंस का डायमीटर होगा, आई होप, या डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब यू हैव टू चेक द नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट कितना है, एक्जेक्टली नियर पॉइंट कितना है। तो नियर पॉइंट में वो 2.5 सेंटीमीटर तक फोकल लेंथ लेट्स बिटवीन, फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। तो नियर पॉइंट इसका देखते हैं। अच्छा, नियर पॉइंट कैसे निकालोगे? अभी नियर पॉइंट पे भी जब कोई ऑब्जेक्ट, इमेज तो वहीं पे बनानी है, बेसिक वन क्वेश्चन, सी फॉर द नियर पॉइंट, रबड़ छोटी ले लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें सॉल्व करके भेजना होगा, ठीक है? तुम लोग ना होमवर्क करते हो ना फिर कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करके खुद से भेजते हो, सब कुछ मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है पूरा 100%, ठीक है? तो आगे से जो संडे को टेस्ट होगा, जो लोग टेस्ट में आंसर्स, टेस्ट में तो सिर्फ मैं आंसर्स लेता हूँ, है ना, टेस्ट में आंसर्स लेता हूँ, और उसके बाद 11:36 हो गया क्या? चलो इसको डिस्कस करके बंद करता हूँ। तो ये हो गया, तो उसके जो सोल्यूशन है वो बाद में दे देंगे। चलो मैं रिकॉर्ड भी तो कर रहा हूँ। नाउ इसमें v की वैल्यू, यानी इमेज तो वहीं पे बनी है, रेटिना के बराबर डिस्टेंस पे बनी है। अगर ये आई लेंस है, आई लेंस, v तो सेम डिस्टेंस पे बनी है, v will be 513, v will be and इसके बाद u will be, you have to find, focal length is 2.5, 2.5 and you have to find u, तो you will use the formula। इसके दो आंसर्स होंगे, 1/v minus 1/u 1/f। So v is 513, u will be near point, this distance will be near point, and focal length is 2.5. Now calculate it, the near point is 10 centimeter, calculate करते हैं इसको, 1/u is equal to it is 1/2.5 plus u will be near point, sorry, 1/513 minus 1/2.5. So just calculate it. This is 513, सीधा ही कर लेते हैं, 513 into 2.5 and this will be 2.5 minus 2.5 minus 500.
ठीक है, चेक करते हैं, लेट चेक बाय कैलकुलेटर, फिर फिनिश करता हूँ। अभी लास्ट तक बहुत कम लोग रह गए, सब बोर हो गए, या ऐसे ही आईटी एग्ज़ाम में भी होता है, लास्ट में आईटी एग्ज़ाम में बहुत कम लोग भी बचते हैं। कैलकुलेटर आई नीड, ओके, दिस इज उल्टा कर लेता हूँ, 513 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 513 माइनस 2.5। तो ये अप्रॉक्सीमेटली गैस करके ही देख सकते हो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास ही आना चाहिए। 3 मतलब 10 तो नहीं आएगा, 5 के आसपास आएगा, नहीं 5 के आसपास आएगा, यू कैन चेक, 10 तो नहीं आएगा ना, 513 और ये इससे थोड़ा ही छोटा होगा, तो 5 के 2.5 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो आंसर शुड बी डी, एग्जैक्टली यू कैन चेक। दो आंसर हो सकते हैं, चेक द आंसर, इसमें फाइनली कमेंट करो, मैं बंद करता हूँ, है ना, क्योंकि उससे माइनस करोगे तो थोड़ा नंबर ही आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 को 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। चलो, आई विल एंड द मीटिंग।